राम राम जी सारा ने। तो भाई आज हम पढ़ेंगे जो हम कल यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, तो आज इससे आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 2 है ल्यूसेंट बुक का। तो इससे आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। डेली हम ये टोटल 354 पेज है, सारे सारे कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भाई जो विदेशी यात्री थे भाई, किसके कार्यकाल में कौन आया, क्या सिस्टम था, कहाँ से आया, कौन आया, ये जो क्वेश्चन बनते आपने सुने भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो अब सबसे पहले पढ़ते हैं यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, एक नाम था टेशियस। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, एक मिनट। एक नाम है टेशियस। टेशियस यह ईरान का राजवैद था। टेशियस भाई कोई आदमी है, नाम था। इसका क्या सिस्टम है? यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब जो टेशियस है ना, बस इतना याद कर लो, टेशियस था भाई। मैं पहली बार नाम सुना, मैंने खुद, आपने पहली बार सुना। टेशियस किस देश से संबंध था? यह ईरान से। एक होता है इराक और एक से ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान, ठीक है। तो टेशियस किस देश का राजवैद था? राजवैद का मतलब है जो डॉक्टर वगैरह, जो समझ गए, राज्यों की बीमारी के लिए। तो टेशियस किसका था? ईरान का था। ठीक है, अब ये है भाई 3 नंबर पेज। 3 नंबर पेज पर आ गए हैं। अब कह रहा है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस जिसे हम ईरान कहते हैं वर्तमान में, के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अब हम बात कर, देख टेशियस थो जो अभी अभी पढ़ा, उसके बारे में बस इतना याद कर लो। ईरान का वो था, क्या करिए, वो राजवैद था। टेशियस को था ईरान का राजवैद। अब हम बात करते हैं हेरोडोटस। प्रश्न पूछेगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक ये लिखी थी भाई हेरोडोटस ने। अब कैसे याद करो, देख हिस्टोरिका बोले तो हिस्ट्री इतिहास को क्या कहते हैं? इतिहास को कहते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से याद कर लो हिस्टोरिका से याद कर लो हेरोडोटस। है से हिस्टोरिका, है से हेरोडोटस। तो हिस्टोरिका किसने लिखी? हेरोडोटस ने। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? हेरोडोटस ने लिखी। ठीक है, और है से इतिहास, हिस्टोरिका हिस्ट्री होते इतिहास, इतिहास का पिता हेरोडोटस। हो जाएगा भाई, 2-4 बार याद करोगे तब होगा। कुल मिला के बात यह है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? ये है भाई हेरोडोटस। ठीक है, अब कह रहा है हिस्टोरिका नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? हिस्टोरिका ऐसे हेरोडोटस ने लिखी है। ठीक है, अब कह रहा है, अब ये क्या होगा, ये फालतू है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसीक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है? मेगास्थनीज। भाई साहब खूब पूछता है, खूब, आपने खूब नाम सुना। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। प्रश्न आएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रश्न साफ आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। सेल्यूकस निकेटर एक महाराज था, ठीक है, मतलब राजा था जो भी। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका एक गाड़ी भी होती थी ना, इंडिका, पहला तो बंद हो गई आनी, जो टाटा इंडिका। तो इंडिका नामक किसने? मेगास्थनीज लिखी। अब सुनो मेरी बात, देख देख भाई, 17 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था। क्या आया था? एक नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, एक नाम था बिंबिसार और एक नाम था अशोक। ये पेपर भाई मैंने खुद ने दिया था दिल्ली पुलिस का, तब मेरे याद से क्वेश्चन आया था।
क्वेश्चन आया था इनको एक सही क्रम में लिखो कि भाई सबसे पहले इनमें से कौन सा आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सुनो भाई, याद कर लो, इतनी जबरदस्त ट्रिक है, हम सोचना उसको। देख, चंद्रगुप्त मौर्य को इंग्लिश में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, CHANDER, चंद्रगुप्त मौर्य, सी से शुरू होता है तो इसके आगे लिख दो C। बिंबिसार BIMBI ऐसा कुछ लिखूंगा तो B लिख दो आगे, बिंबिसार। A से अशोक, भाई किसी को कोई दिक्कत है, C से चंद्रगुप्त मौर्य, B से बिंबिसार और A से अशोक। हम ABCD पढ़ते हैं, ABC, A के बाद B के बाद C, लेकिन इनमें उल्टा है, C के बाद सबसे पहले C आया था, उसके बाद B आया था, उसके बाद A आया था। बस मैंने भाई ऐसे याद कर, सबसे पहले ये है, इसका बेटा ये है और इसका बेटा ये है, मतलब कुल मिला के बात ये है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा है अशोक। तो सबसे पहला आया था चंद्रगुप्त मौर्य, C आया था, C के बाद B बिंबिसार और उसके बाद A अशोक। ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था और ऐसा ही क्वेश्चन अब इसमें कह रहा है। देख क्या है, ये कह रहा है मेगस्थनीज। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य, भाई इनका दादा है, अशोक का दादाजी कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, ये आया था मेगस्थनीज आया था। रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को किसने भेजा था, भेजा था सेल्यूकस निकेटर। बस 4 नंबर पॉइंट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये याद करो भाई, खूब पूछा जाता है, आपको पता है। ठीक, आगे चले। अब आता है डाइमैक्स। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा अभी अभी पढ़ा है, C से B से बिंबिसार, C के बाद B आया, B से बिंबिसार। अब पढ़ेंगे चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आ गया, तो फिर बिंबिसार के दरबार में कौन आया, बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमैक्स, ये याद कर लो भाई। चंद्रगुप्त को दरबार में आया था मेगस्थनीज, फिर उसका बेटा कौन था, चंद्रगुप्त का बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में कौन आया, बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमैक्स। डाइमैक्स नामक एक व्यक्ति था, विदेशी जो यात्री था। किसने भेजा था इसको, भेजा था सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, अंतियोकस ने भेजा था इसको। ठीक है, तो भाई क्या नाम है इसका, बिंदुसार के दरबार में कौन है, डाइमैक्स। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका बेटा, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक के बारे में खूब पढ़ा होगा। अब कह रहा है डायनोसियस, ये किसके दरबार में आई थी, आदमी का नाम है, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेफस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया। ठीक है, अब प्रश्न आएगा अशोक के राज दरबार में कौन आया। भाई यो नाम याद होता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं होता वैसे इतना। अशोक 3 अक्षरा का नाम है, तो ये सबसे लंबा जो नाम आएगा ना, वही अशोक के दरबार में आया था, सीधी बात। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से बता दो अभी, एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक कुछ और आ जाएगा। 3 ऑप्शन तो ये, एक चौथा। तो जो सबसे लंबा दिखे ना जो नाम, वही अशोक के दरबार में आया, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो डायोनिसियस क्या है, यह मिस्र से आया था, नरेश टालमी ने भेजा था। डायोनिसियस को किसने भेजा, टालमी वहां का कोई राजा वगैरह होगा, जो भी सिस्टम है, उसका राजदूत था, उसने भेजा अशोक के। तो पता चल गया, क्या पता चला, ये पता चला भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, ये आया था मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। ठीक है, उसका बेटा बिंबिसार के दरबार में कौन आया था, डायनीसियस, डायनीसियस। ठीक है, उसका बेटा अशोक, अशोक के दरबार में कौन आया था, यो डायनोक्योसिस। जो भी लंबा चौड़ा नाम है वही कर देना, सीधी बात था ना, ऑप्शन सी करना। ठीक है, फिर आता है 7 नंबर पॉइंट, टालमी। टालमी के बारे में क्या पढ़े भाई, टालमी जो ये डायोनिसियस का जो राजा था, जिस मतलब भेजा था, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। बन गया भाई प्रश्न। भारत का भूगोल एक किताब का नाम है, जो मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, टालमी ने। भाई याद करने का तरीका बता, भूगोल, गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पप्पा का पैसा गोल गोल, तो गोल आगो ना गोल, और यो आगो टोल। एक होता है देख, गोल, गोल, ये है गोल, गोल, और एक होता है टोल। टोल का मतलब होता है लंबा, इंग्लिश में शब्द होता है टाल, टाल का मतलब लंबा। गोल, गोल कहते हैं, टोल मतलब टालमी।
गोल टोल गोल टोल गोल टोल। भूगोल, भूगोल, भारत का भूगोल किसने लिखी? टोलमी ने लिखी। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, कुल मिला के कहा गए टालमी। भाई प्रश्न आएगा भारत का भूगोल में तो ऐसे याद कर, गोल टोल गोल टोल। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी टालमी ने। सीधी बात। एक नाम आता है प्लिनी, है कौन था? इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, एक से इतिहास का पिता, जो ऊपर ऊपर पढ़ाया था, इतिहास का पिता, यह तो कौन था? यह तो था एचसी हिस्ट्री, एचसी हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस ने। और यह था नेचुरल हिस्ट्री, कहा गया नेचुरल हिस्ट्री, ये किसने लिखी थी? यह लिखी थी प्लिनी ने। भाई साहब देख, 3 नंबर पेज, आज 3 नंबर पढ़ा रहा हूं, इसमें कितने क्वेश्चन बन गए देख लो। तो कह रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी थी प्लिनी ने। प्लेन, सब कुछ प्लेन है, देख लो अपने, याद कर लो कैसे करोगे। ठीक है, कुल मिला के क्या कह रहे हैं? प्लिनी का क्या है? इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, 9 नंबर है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेशियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी दी है। ये ऐसे ही। ठीक है भाई, इन नोट्स बना लो अपना अपना हिसाब से। ठीक है, और एक एक चीज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा जो जितना मन पता है। अब ये था भाई यूनानी, जो ये अब तक ए है ना, ए मतलब हम यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बी, अब हम पढ़ेंगे चीनी, जो चीन से आए थे, तिब्बत से आए थे, उन सब के बारे में। वो कौन कौन जो लेखक आए थे, या जो भी मतलब वो यात्री आए थे, उनके बारे में। सबसे नाम पहले पढ़ते हैं फाहियान। भाई खूब नाम सुना होगा, फाहियान क्या है? यह चिन्नी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। भाई बन गया चंद्रगुप्त द्वितीय है वो। तो भाई हम पढ़ रहे थे फाहियान, यह चिन्नी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त भाई खूब पढ़ोगे आगे आगे, जो दिल्ली सल्तनत के राजा महाराजा फलाना दिखड़ा। तो क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन चिन्नी यात्री आए, जो भी है वो आया था फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, ये कह रहे हैं फाहियान किसके दरबार में आया था? तो भाई फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया। ठीक है, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ओहो वाह, क्या यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। 14 वर्ष। सीधी वो राम जी, राम आए हैं, वो गाना है ना, नयो आयो है, मेरे अंगने में राम आए हैं। तो राम, भगवान राम की तरह 14 वर्षों तक वनवास काटा था, और ये 14 वर्षों तक हमारे देश में रहा था फाहियान। सीधी बात, मैं वैसे ही हेडलाइन मतलब वो कर दी, कुछ खास तो बात करने। चलो ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब बात करते हैं संयुगन। यह भी कोई यात्री थे भाई। इसके बारे में आज तक मैंने कोई क्वेश्चन वगैरह देखा नहीं है, पढ़े और पढ़ लेते हैं। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एक तरह की। ठीक है, कोई दिक्कत है, कुछ खास तो है नहीं। ह्वेन-त्सांग, सब कुछ खास इसमें है। 3 नंबर पॉइंट, ह्वेन-त्सांग भाई खूब नाम सुना होगा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। भाई साहब हर्षवर्धन एक नंबर का, मैं ये कह रहा हूं कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें हर्षवर्धन से प्रश्न नहीं आते। तुम्हारे इतिहासकार नो समझ लो, क्या बताऊं, बस छोड़। ऐसे सुनो, ह्वेन-त्सांग किसके दरबार में है? सीधी बात, नो बकवास। देखो देख, ह्वेन-त्सांग कौन था? क्या नाम है? ह्वेन-त्सांग। ठीक है, यह आया था हर्षवर्धन के टाइम। हर्षवर्धन कैसे याद करोगे? सीधी बात, नो बकवास। ह्वेन-त्सांग कौन था? चीन से था, ये पता है। ठीक है, है से ह्वेन-त्सांग, है से हर्षवर्धन, है ना पकड़ लो। सीधी बात, नो बकवास। ह्वेन-त्सांग किसके दरबार में आया? ह्वेन-त्सांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? ऐसे ह्वेन-त्सांग, ऐसे हर्षवर्धन। कोई दिक्कत है? ह्वेन-त्सांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के 1 वर्ष के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा।
जो हवेन स्वांग भाई साहब चाड़ा पार्टी थी इसने तो एक साल में 629 ईस्वी में तो वो घर से चला था और एक साल में कहाँ पहुंचा, कपिस्सा पहुंचा। कपिस्सा कई भाई देख सही बताऊं तो अब मैंने पता नहीं कपिस्सा फिलहाल कौन सा राज्य में पड़े हैं, लेकिन जो जितना बस याद कर लियो। जो हवेन स्वांग है से हर्षवर्धन किसके का मतलब उसमें आया था, हर्षवर्धन के आया था, हर्षवर्धन के कौन आया था, हवेन स्वांग आया था। हवेन स्वांग 629, हाँ 629 में देख कल मैंने पढ़ाया था। गौतम बुद्ध का जन्म हैप्पी बर्थडे कब हुआ था, जन्म हुआ था 563 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 483 बीसी में, हाँ बीसी में हुई थी और 563 बीसी में जन्म 483 बीसी में मृत्यु हुई थी। तो ऐसे एक और याद होगा, चलो अच्छी बात है। हवेन स्वांग कब आया था, 629 ईस्वी में आया था, एक साल में पहुंचा था कहाँ, कपिस्सा। कहाँ पहुंचा था, कपिस्सा। भाई कोई भी सबसे प्रथम वह भारतीय राज्य कपिस्सा पहुंचा। किस राज्य में पहुंचा, कपिस्सा में। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर वो क्या नाम है, फाइयान यह 14 साल तक ठहरा और ये 15 साल तक। 645 ईस्वी में चीन लौट गए, जा सिमरन जा जी ले जिंदगी। तो 615 साल रहे हो, फिर जा सिमरन जा, फिर ये चला गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ये काम करना है, देख ले ये अच्छा काम तो भाई हाथ नहीं है तेरा। तो नालंदा विश्वविद्यालय काफी पढ़ेंगे आगे, किसने फोड़ा, किसने तोड़ा, किसने बनाया, कब क्या सब। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम की पुस्तक है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। भाई साहब एक क्यों सनोर बन गो। सीयू की नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी, सीयू की, सीयू इंग्लिश में बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सीयू, सीयू। कल मिलते हैं, इंग्लिश में आप फिल्म वगैरह देखो, सीयू ओके बाय सीयू। तो सीयू मतलब फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे चलते चलते फिर, वो ट्रकों के पीछे लिखे होते हैं ना, फिर मिलेंगे, तो सीयू। तो किताब का नाम है सीयू की। यह किताब किसने लिखी, यह लिखी थी हवेन स्वांग, हवेन स्वांग। हवेन स्वांग कौन था, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, 15 साल रहा था, 629 ईस्वी में आया था, कपिस्सा में आया था। बस भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा हवेन स्वांग। हाँ किताब जरूर याद कर लो, सीयू की किताब नामक किताब किसने लिखी थी, हवेन स्वांग ने, जिसमें 138 देशों का, भाई 138 देशों के बारे में कुछ होगा भाई, इस देश में ये फलाना देखो जो भी है कि टोटल 138 देशों के बारे में है। सीयू की नाम हवेन, देख सुनो मेरी बात, हवेन स्वांग ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो हवेन स्वांग ने कहा था सीयू। 15 साल आया ना, मतलब आया फिर चला गया, फिर बोला सीयू फिर मिलेंगे। अरे भाई ना मिलनो भाई तेरा से मेरे को। तो हवेन स्वांग जाते जाते एक बात बोल के गया था, 15 साल रुका ना, तो जाते चीन वापिस लौट रहा था 15 साल बाद, तो एक बात बोल के गया था सीयू मतलब फिर मिलेंगे। भाई नहीं मिलना मुझे तेरे, ठीक है ये सब है, ठीक है। तो सीयू की नामक पुस्तक किसने लिखी थी, हवेन स्वांग। बस अब सुनो, इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, ठीक है एक मिनट, शूद्र था। हवेन स्वांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, ठीक है। हवेन स्वांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। भाई कुछ बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा, क्या नाम बताया, वो क्या नाम है, नालंदा विश्वविद्यालय। अब एक और जो आया था चीनी लेखक, उसका नाम था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया, ठीक है कुछ खास नहीं है, आज तक पूछा नहीं, ठीक है। अब सी ए पढ़ लिया, यूनानी रोमन पढ़ लिया, चीनी लेखक पढ़ लिया। अब बात करते अरबी लेखों, अरब देशों से आए थे। सुनो सीधी बात, अल बरूनी, भाई साहब खूब नाम सुना होगा अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ, महमूद मतलब कौन आया था, अल बरूनी किसके साथ आया, जो भी है अल बरूनी आया था महमूद गजनवी। गजनवी से भाई, महमूद गजनवी से जो भी प्रश्न आते हैं ना, मैं सीधा लिख के जाता हूँ। गजनी फिल्म है, आमिर खान की है 2008-9 में आई थी। पहली बॉलीवुड की पहली फिल्म थी शायद, जो मतलब 100 करोड़ क्लब में आई थी, मेरे याद आओ भाई, पक्का मुझे पता नहीं है। गजनी बढ़िया फिल्म है, देख रखी है, एक नंबर की। वाह कशिश, हा एक्ट्रेस का नाम कशिश है ना, जानो। तो सुनो मेरी बात, अल बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ, गजनी
गज महमूद महमूद कमार गोली, सीधा मैं याद करता हूँ गजनी। गजनी तो गजनी के साथ कौन आया था? अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ आया? गजनी के साथ। गजनी के साथ कौन आया था? गजनी किसको लेकर आया था? अल बरूनी। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था, ठीक है। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। भाई साहब, भारत की खोज, वैसे ज्ञान की बात होता है, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ये भाई बचपन में जब 5वीं क्लास में, जब एक पता ना कहाँ पढ़ी थी मैं, जब से मेरी याद से। अब कह रहे हैं एक किताब का नाम, उसकी कृति मतलब किताब का नाम है किताब उल हिंद। उसी किताब को किताब उल हिंद कह दे या फिर तू कह दे तहकीक-ए-हिंद, एक ही बात है। किसके द्वारा लिखी गई है तहकीक-ए-हिंद? ये लिखी गई है अल बरूनी। देख सुनो कैसे याद करो, देखो भाई, देख देख आप एक चीज नोट कर यार, देख आप एक चीज याद करता होगा, जो अरब देश है, अरब देश जैसे सऊदी अरब हो गए, फलाना दिकड़ा जो भी उस साइड के हो गए, दुबई वगैरह, उनमें नाम किसी भी राजा महाराज जो प्रिंस होते, प्रिंस कहते हैं ना, जो राजा महाराज जो भी सिस्टम है, उनमें नाम क्या होगा? मेरा नाम है तरुण कुमार, मेरा नाम है तरुण कुमार यादव, ये मेरा नाम है। तो वहां पर नाम कैसे होंगे? तरुण एल यादव, मतलब 3 नाम होगा, मतलब यो डैश आ रहा है ना, ऐसा कुछ जो भी नाम आ जाए नू समझ लो अरब देश से संबंध है, सीधी बात, नो बकवास। जैसे देख लो, यही देख लो, किताब उल हिंद, एक किताब का नाम है किताब उल हिंद, बीच में ये डैश डैश आ गए ना, देख, एक नाम, 2 नाम और 3 नाम, किताब एक हो गए, उल एक और हिंद एक, नाम एक ही है किताब उल हिंद, लेकिन 3 हो गए तो समझ लो अरब देश से संबंधित है। तो अरब देश से कौन आया था? अल बरूनी आया था। अगर भाई ऑप्शन में 4 किताब उल हिंद किसने लिखी, एक ऑप्शन आएगा अल बरूनी, एक आ जाएगा ये हवेन स्वांग, एक ये कोई सा जाए, तो हवेन स्वांग वो चीन से आए थे और ये अल बरूनी, अल, समझ गए? कुल मिला के बात यह है भाई, अल बरूनी किसके भाई आया था? अल बरूनी आया था गजनी के, मतलब महमूद गजनवी, और सच्चे सच्ची महमूद गजनवी, हाँ ठीक है, गजनवी, गजनी, महमूद गजनवी के टाइम पर आया था। इसने किताब लिखी थी तहकीक-ए-हिंद या फिर किताबुल हिंद। किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद नामक किताब किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहा है भाई, ये अब कह रहा है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति, सामाजिक, भारतोल मापन, मतलब किस किताब में भाई इन चीजों के बारे में ज्ञान है, त्योहारों के बारे में, रीति रिवाज, फलाना देखें, इन सब के बारे में ज्ञान है। आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला भाई, इन सब के बारे में बताया गया। कौन सी किताब में? तहकीक-ए-हिंद या फिर अल में, या फिर किताबुल हिंद में, अल बरूनी, ठीक। इब्न बतूता, इब्न बतूता भाई खूब पढ़े अगो, किसके, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वर्णन जिसे रेला का, रेला नामक पुस्तक किसने लिखा है? इब्न बतूता भाई। पर्सन, ये सारी दुनिया को पता है अगर रेला इब्न बतूता ने लिखा है, दुनिया को ये नहीं पता कि रेला किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन आएगा उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी। अगर तुम्हें ये पता है कि अब इब्न बतूता अरब देश से आया था तो अरबी भाषा में लिखा गया भाई, अरब देश से आया था तो सीधी बात लिख दोगे। रेला किस भाषा में लिखी गई किताब है? अरबी भाषा में। अब सुनो मेरी बात, इब्न बतूता है, इब्न बतूता अरब देश का मतलब है अरब में भी बहुत ज्यादा देश आई थी। तो इब्न बतूता किस देश से आया था? ये आया था मोरक्को से। मोरो भाई कैसे याद करो, बहुत जबरदस्त तरीको है। देख, इब्न बतूता, तुत्ता से याद कर लो, तोता, पैरट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। पैरट की स्पेलिंग है PARROAT, पता जो भी छोड़ा ना, ठीक है। मोरक्को से याद कर लो, मोर। तोता क्या है? एक पक्षी है। मोर क्या है? एक पक्षी है या नहीं? सीधी बात, नो बकवास। इब्न बतूता, तोता, मोरक्को, मोर। तो इब्न बतूता कहां से आया था? तोता कहां से आया था? मोर से लेके मोरक्को, सीधी बात। इब्न बतूता
किस देश से आया था? इब्न बतूता वैसे अरबी था, अरबी में भी कौन सा देश था? तो यह था भाई मोरक्को देश से। इसके द्वारा अरबी भाषा रेला रेला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? रेला किताब लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है, सीधी बात नो। रेला भाई खूब। और मैं भाई यानी के नाम ल्यूसेंट कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, आज मतलब कल पढ़ी थी और आज पढ़ रोज हूँ भाई साहब से। भाई सब कुछ है ल्यूसेंट में। 3 पेजा में कम से कम 30 क्वेश्चन। एक मान लियो एक पेज नहीं हो एक, तो इस एक पेज में 10 क्वेश्चन बन रहा है जो एसएससी द्वारा पूछा हुआ है। तो देख लो इतना पूरी भाई एसएससी में आती है भाई, सीधी बात। अब कह रहे हैं 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजिया न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आया था? 1333। याद कर लो, एक एक और 3 3 3 1 3 1333 ईस्वी में आया था, दिल्ली पहुंचा था भाई। देख अल बरूनी तो किसके साथ आया था? अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के। ठीक है, किताब कौन सी लिखी थी? तहकीक-ए-हिंद या फिर किताबुल हिंद। ठीक है, अब बात करते हैं इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अरबी इसने लिखी थी रेला रेला अरबी भाषा में लिखी थी। किसके टाइम पर आया था? मतलब किसके टाइम पर? ये क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ मोहम्मद भाई, मैं ये बोल रहा हूँ ना कई बार मार्ग बीच के बोलता हूँ ताकि मेरे भी याद रहे, मेरा भी रिवीजन होता रहे। तो ठीक है, कुछ 1333 में दिल्ली पहुंचा था। किसके टाइम पर? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर पहुंचा। ठीक है, अब बात करते हैं डी, मतलब और कोई और लेखक है। एक सर तारानाथ। भाई मैंने आज तक इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ ले, जरूरी थोड़ी जो मैं पढ़ूं वही आवे। तो यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर या तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देख, तंग्यूर तथा कंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तारानाथ ने। कैसे? गदर फिल्म देख रखी है, गदर, सन्नी देओल, अमीषा पटेल। हा हा हा। सन्नी देओल का उसमें नाम होता है तारा, तारा ही नाम होता है ना, तारा। सन्नी देओल का नाम होता है, उसका बेटे का नाम है सन्नी देओल का। चलो जो भी है, सन्नी देओल का नाम था तारा, तारा सिंह ऐसा कुछ नाम था। और तो तारानाथ ने एक किताब लिखी थी कंग्यूर तंग्यूर, अंगूर 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 की इंग्लिश में ग्रेप्स। हाँ, तो उससे याद कर लो, जो सन्नी देओल मत याद कर रखा भाई। सन्नी देओल ने क्या खाए? अंगूर खाए। तो तारानाथ ने क्या खाए? कंगूर तंग्यूर। ये लेख लिखे थे। कंग्यूर तंग्यूर लेख किसने लिखे थे? ये कंगूर अंगूर, अंगूर सन्नी देओल मतलब तारानाथ ने। ठीक है, सीधी बात, कुछ खास नहीं, बस इतना याद करो। आगे है भाई मार्को पोलो। मार्को पोलो, मार्को पोलो, एक मिनट। मार्को पोलो नाम सुनो लग गया है। मार्को पोलो पता नहीं, सुनो कोई गाड़ी वगैरह का नाम शायद। मार्को पोलो कंपनी का नाम शायद। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, कुछ होगा छोड़। अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। जो पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भाई बड़घोषित 2 क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सर प्लीज सर मुझे माफ कर दो। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इंग्लिश में लिख के दिखाऊं? इंग्लिश में सर अलेक्जेंडर कैनिंगम। स्पेलिंग देख लियो मेरी पक्की नाम है। इसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। एक पढ़ा था आपने, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता, वो किताब लिखी थी कौन सी? हिस्टोरिका। हिस्टोरी किसने? हेरोडोटस जो भी था, जो भी। ठीक है, इतना ही भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। भारतीय पुरातत्व का सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, रट लो, याद कर ले, छोड़ो ना, छोड़ो मत। अब अगर 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर
गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है भाई, पता होना क्या सिस्टम। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख, भाई ना खूब सुनो होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख नाम भाई, ये अभिलेख है, कुछ इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है भैया, ऐसे ये होता था ऐसे। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख, सुनो मेरी बात, मैं इसके बारे में सब जानू, याद करने को तरीकों भी जानू। तो सबसे पहले भारतवर्ष जो जिक्र है ना, भारतवर्ष का जो भी जिक्र किस अभिलेख में किया गया था, हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। यह वो राजा खारवेल के टाइम पर ऐसा कुछ था, आगे आएगा देखना। तो भाई सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है, ठीक है। और भाई मुंह दुख रहा आपको। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से भाई ये बता रहा है। इस अभिलेख में ये मिला, इस अभिलेख में भाई दुनिया भर का अभिलेख से पागल हो जाओगा अपनों काम से, जो मेन जो थोड़ा बहुत याद है। तो ये है भारतवर्ष हाथी गुम्फा अभिलेख जो मेन है, इसमें पता चला है भारतवर्ष नाम जी, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होते भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट बन गए सती प्रथा। भाई सती प्रथा क्या था, जो आदमी मर जाता तो उसकी वाइफ को साथ जलाते थे, वही सिस्टम है सती। तो तुझे कैसे पता ये सिस्टम है, तुमने भी कहीं ना कहीं सुना है, मैंने भी कहीं ना कहीं सुना है। तो ये सबसे पहले ये लिखा था एरन अभिलेख, ये कोई किताब वगैरह जो भी अभिलेख है समझ गया होगा, उसमें लिखा था अगर भैया ऐसा कुछ सिस्टम होता था, तभी मुझे पता, तभी तेरे को पता, तभी औरों को पता। तो सती प्रथा का जो पहले जो लिखित साक्ष्य, मतलब सबसे पहले कौन से अभिलेख में सती प्रथा के बारे में थे, वो था भाई एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसके शासन के टाइम पर मतलब लिखा गया था, तो वो था भानुगुप्त के। यो हाथी गुम्फा अभिलेख ये तो किसके था, ये था राजा खारवेल। याद करने को तरीको बताऊंगा, आगे आओ देखियो कैसे याद करो। हाथी गुम्फा खारवेल और एरन अभिलेख था भानुगुप्त, हाँ भानुगुप्त। तो भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है जो यह है ना सती प्रथा, ये सब किस अभिलेख में है, तो ये है भाई एरन अभिलेख में भानुगुप्त के टाइम, और हाथी गुम्फा में खारवेल के टाइम पर, ठीक है। सातवां राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर भाई, सातवां राजा आगे आएगा भाई, बड़े क्वेश्चन है, ऐसे भी एक दो क्वेश्चन बड़ी ही बताऊंगा। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है भाई, ऐसे याद करोगे ना, कौन सा अभिलेख में क्या पता लगा भाई, भूल जाओगा। मेन से भी याद होती भाई, सब कुछ थोड़ी होगा यार, सीधी बात। अब कह रहा है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व बुर्ज होम के गर्ताउस का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता था, इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अच्छा जी, अब क्या कर भाई, अब कह रहे भाई महत्वपूर्ण अभिलेख जो अभी अभी पढ़े हैं उनके बारे में, ठीक है, एक मिनट। अब कह रहा है भाई कि कुछ ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। अब भाई हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, अभिलेख का मतलब है भाई उस टाइम बताया गया है भाई, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये किताब कह लो एक प्रकार से अपनी लैंग्वेज में। तो वो जो किताब अभिलेख वो किसके टाइम पर लिखा गया था, वो लिखा गया था कलिंग राजा खारवेल। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। कैसे याद करोगे, हाथी गुम्फा जैसे देखो भाई, उड़ीसा आपने एक बात पढ़ी कि देख उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। उड़ीसा में पिछली साल जून 2 तारीख अकबर ना 3 तारीख 3 2 3 1 2 जून या फिर 3 जून को एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। हाँ याद हो गया, 2 ट्रेन आई थी, वो 3 ट्रेन एक मालगाड़ी खड़ी थी, उसमें 200 250 300 लोग मारे गए थे। वहाँ पर मरे हैं, मतलब वहाँ पर तू जाएगा, तू वहाँ पर जाके देखेगा तो वहाँ अगर तू जाएगा तुझे वो आएगी उल्टी और खून ऐसे करेगा ना, तो खारवेल मतलब खा ऐसे। अरे मारा यार भाई समझाने को तरीकों से और कुछ ना, तो देख कैसे करेगा, खा मतलब खारवेल कहाँ पर कब करेगा, जब तू वो ट्रेन एक्सीडेंट देखेगा 250 मरेंगे, 250 300 कहाँ मरे थे, उड़ीसा में, मतलब कलिंग, उड़ीसा बोल दिया कलिंग। तो खारवेल राजा मतलब शासक का नाम है, कहाँ का था, कलिंग का। हाथी गुम्फा अभिलेख
हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा मतलब हाथी, भाई ट्रेन कैसे पलटी है, वो उनकी गलती की वजह से नहीं पलटी, वो पलटाई हाथियों ने। हाथी बहुत ज्यादा हाथी आ गए, हाथी पटरी पर खड़े हो गए और सीधे हाथी के टकराते हाथी नहीं मरे, ट्रेन ही पलट गई, सीधी बात है। तो देख सुन मेरी बात, हाथी गुम्फा अभिलेख से कैसे याद करोगे, अभिलेख, हाथी से टकराई ट्रेन, ट्रेन पलट गई, कहां पलटी, उड़ीसा में, उड़ीसा में बोले तो कलिंग में, तो हाथी गुम्फा किससे रिलेटेड है, कलिंग से, कलिंग। और वहां फिर तू जाएगा, वहां देखेगा 250 लोग मर गए तो खरेगा ना, उल्टी आएंगे और अरे भाई साहब इतना खून ही खून, तो हाथी गुम्फा खारवेल। मैं तो भाई ऐसे याद करो है, थारी मर्जी हम कैसे याद करो, ठीक है, थोड़ा तरीका से और तो कैसे भाई, देखिए इतना अभिलेख सी भाई, इतना मेरा से तो याद ही कोने भाई, सीधी बात से, ठीक है। आप कैसे करोगे, एक एक दो याद कर लो। तो जूनागढ़ रुद्र दमन के टाइम पर है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करते हो। अब कह रहे हैं, ठीक है, अब नासिक काबर महाराष्ट्र में, गौतमी बलसरी के टाइम, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेक, समुद्रगुप्त खूब नाम सुना होगा, हाँ, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, हाँ वही है ये। तो कैसे, प्रयाग स्तंभ लेक, मैंने याद किया, प्रयागराज इलाहाबाद को कहते थे, प्रयागराज इलाहाबाद में नदी आती है, गंगा और यमुना वही मिलती है शायद, हाँ वही मिलती है, तो वहाँ समुद्र सा बन जाता है। जब मैं भाई इलाहाबाद गया हूँ एक बार, 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने गया था, तब मेरे याद है जब ट्रेन में गया था, जब वो नदी के ऊपर, मेरे बस इतना याद कर लिया। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में क्या है, नदी बन, मतलब नदी में पानी समुद्र सा है, हो जाता है सीन, तो मतलब समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख, पुलिकेशन दिखते भाई साहब, खूब पूछा जाता है ऐहोल अभिलेख, खूब। बाकी ये मंदसौर ग्वालियर भाई ये कम ही, इतना कुछ खास को नहीं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है भाई, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, इनसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी, इंग्लिश में जरूर पूछा जाएगा। इतना थम, अगर हम थोड़ा बहुत भी एग्जाम दिया है तो तुम्हें खूब पता है कि ये इस क्वेश्चन का क्या महत्व। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी, API ना इपिग्राफी, जो भी है ये इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके, हाथी खारवेल, खारवेल के टाइम। जूनागढ़ किसे, रुद्र दमन, ठीक है। नासिक भाई पता होना छोड़। प्रयाग स्तंभ, वो है समुद्रगुप्त, प्रयाग, हाँ समुद्र। ऐहोल वो है पुलिकेशन दित्य, हाँ सुनो मेरी बात, नू मत याद करो, अब बस पुलिकेशन भाई साहब, ये एग्जाम वाला थारा सी चालाक सी, इतना थाने पता है। ऑप्शन आओगे पुलिकेशन फर्स्ट, पुलिकेशन सेकंड, पुलिकेशन थर्ड, ये भी कई सी, तो याद कर लो, पूरा नाम याद करो भाई, कई बार, हाँ खूब देखे जी मैं, 4 ऑप्शन है ऐसा। तो ऐहोल अभिलेख कौन सा है, पुलिकेशन दित्य, कोई दिक्कत, ठीक है। हाथी गुम्फा टिकटा रखिए ना, तो खारवेल, जूनागढ़ रुद्र दमन, नासिक पतोना, गौतमी बलश्री, ठीक है चला जाएगा। प्रयाग स्तंभ, समुद्र दमन, ऐहोल, पुलिकेशन दित्य, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी, भाई मैं तो याद करूंगा ना, देखी जाओगी ले राम को नाम, ठीक है। अब भाई ये आ गया भाई, कितना नंबर पेज है, 4 नंबर पेज आ गया है, ठीक है 4 नंबर ल्यूसेंट का। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न खूब पूछोगे, उसे मैं कई बार देख लियो कि जो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन, वह किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, तो वह जुड़ा हुआ है भाई किससे, वीणा से। ऑप्शन आएगा वीणा, सरोद, और अभी एक दो और होते हैं ना अभी वाद्य यंत्र वगैरह, बांसुरी वगैरह। तो समुद्रगुप्त वीणा, एक और पूछा जाता है वो क्या है, जो ये है ना सरस्वती माता, हाँ फोटो देखते हो भाई, देखो हमारे स्कूल में क्या थी, एक सरस्वती माता की मूर्ति थी, मतलब बड़ी सारी जो मूर्ति होती है ना, तो उसमें वो वीणा लेके बैठी हुई थी। मैं स्कूल जाता था, एक आधी बार मतलब हाथ जोड़ लिया करता जयराम जी की, तो उससे मेरी याद है सरस्वती माता और समुद्रगुप्त, उसके हाथ, उसकी तो मैं फोटो देख रखी है, मान लो स्कूल में मूर्ति है। तो ये तुम याद करो, जो दो, अब तो ये जो कलाकार है वो तो याद करना ही है। तो समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, वीणा से, सीधी बात, बस इतनी कहने का। अरीकमेडु पुडुचेरी के निकट कोई जगह है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। पुडुचेरी कहाँ पर ये हुआ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के आस मतलब उस साइड, चेन्नई के नहीं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए, ठीक
हाँ कह रहे उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। भाई साहब कल भी ये क्वेश्चन कराया था। उत्तर भारत जहां पर मैं रहता हूँ हरियाणा में, वहां के जो मंदिर है ना वो कैसी शैली के, वो है नागर शैली के। नागर नगर कह दे नागर है कि मतलब याद कर ले नगर, हमारे यहाँ नगर। और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं ना वो कैसे बने होते हैं, वो होते हैं द्रविड़ शैली के। द्रविड़ शैली कैसी होती है भाई, कल समझाए थे, कल वाली वीडियो देखो, सीधी बात नो बकवास। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अंत यह वैसर शैली कहलाती है। ठीक है, जो भी पता। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली, कुछ भी द्रविड़ के बारे में जाए ना, दक्षिण भारत भाई वो मंदिर किस शैली का बना है, इतना अगर तुम्हें पता है कि वो भारत कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश, तो सिद्ध द्रविड़ करती हूँ। कई बार कभी आओगे ना सामने जब बताऊंगा। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंध है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है, देख पंचायतन मंदिर कैसे होते हैं भाई, कुछ होता है मुख्य मंदिर जो मतलब बाहर से 4 मंदिरों से घिरा होता है, कई बार होता है ना, क्या समझाऊं, छोड़ यार। जैसे काम की बात यहाँ पर है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ पर, यह मध्य प्रदेश में जगह है खजुराहो। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ पर है, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर, यह भी खजुराहो में मतलब मध्य प्रदेश में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर कहाँ पर है, यह है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये कुछ नए नाम है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में, ये नया नाम। कंदरिया महादेव मंदिर भाई आपने कई बार नाम सुने, कई बार आता है क्वेश्चन वगैरह, भाई याद कर लो। कंदरिया महादेव, ओ बोलो हर हर शंभू, जय हो बजरंग बली। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है भाई, इतना याद कर लो। खजुराहो का मार गोली, इतना याद करो। कंदरिया महादेव मंदिर है मध्य प्रदेश में, खजुराहो जो जगह है ना वो मध्य प्रदेश में, सीधी बात है। तो महादेव जी कहां पर है, बीच में, देश के बीच में महादेव जी, बीच में। मध्य प्रदेश क्या है, देश के एकदम मिड में है, बीच में है, तो महादेव कहां पर है, महादेव है बीच में, सीधी मत तो याद कर रहे होगा। कंदरिया बंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहां पर, ये उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहां पर, ये भी एकदम देख महादेव जी हैं और लक्ष्मण राम को भाई, तो ये सब कहां पर है, ये है एकदम देश के बीच में। बोले तो मध्य प्रदेश बोले तो खजुराहो। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहां पर, ये है भुवनेश्वर। ये भाई बढ़िया, कई बार पूछ सके है, कई बार क्यों सुनाता नहीं। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ ये पता नहीं कहाँ है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ठीक, ये सब था, कौन सा था, ये सब था भाई। देखो प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एक पढ़। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, उसमें के सिस्टम है, ये है। अब ये खत्म हो गए यहाँ पर, अब पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसमें कैसे क्या आता है, देख क्या है। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया। ठीक है, इतिहास भी भाई 3 भागों में बांटे गए, 1 2 3। ठीक, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्भव नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब भाई देख 1947 में भारत आजाद हुआ, तुझे कैसे पता भाई, किताबों में लिख रखा है। अच्छा जी ये बात है, चलो ठीक है। मनुष्य ने भाई, हाँ पढ़े हो भाई, जब मैं 4th 5वीं क्लास में था ना, जब ये पढ़ा कर तो कि भाई जो है ना मनुष्य, यो मैं हूं आदमी, मेरे से पहले बंदर से हम बने हैं मनुष्य। ये सब कहां लिख रखा है, तेरी कोई किताब में लिख रखा है? मतलब कुल मिला के बात यह है, इतिहास के साथ ही 5000 7000 10000 50000 साल पहले पता ना के कोने राम ही जाने। ठीक है, तो उस टाइम क्या था क्या नहीं है कहीं पर नहीं लिख रखा, तो उस जो काल को कहते हैं वो कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यही कह रहे हैं, देख क्या कह रहे हैं, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्भव नहीं किया उसे, मतलब कोई लिखित कन्या नहीं है उसे कहते हैं। ठीक, अब आता है आदि ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद, पता होना जो भी है छोड़ देना, प्रश्न जो बने। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण, हाँ इतिहास का मतलब है
आज से इतने साल पहले क्या हुआ था, कि इतिहास की फुल फॉर्म यही से मतलब कहने का मतलब इतिहास मतलब पहले क्या हो चुका है भूतकाल में। मतलब जो लिखित में कुछ साक्ष्य है ना भाई, 1947 में भारत लिखित मतलब हुआ था, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ये चीज लिखी हुई है संविधान में वगैरह, जो भी कहीं पर भी लिखी हुई है, तो उसे कहते हैं इतिहास। मतलब जो लिखी हुई चीज है उसे कहते हैं इतिहास, ठीक है। ज्ञान नहीं मानना हो, ज्ञानी जैसे मैं रहो ना, ज्ञानी ज्ञान कितना ले लो मेरा का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व, ठीक है। पूर्व पाषाण युग या पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के शिकार मतलब पूर्व पाषाण का बहुत अब्दम का जमाना हुआ। अब कई बार गाना सुना है ना, हाँ 1990 वाला जो मतलब बढ़िया बढ़िया रोमांटिक एवरग्रीन सॉन्ग रही है, तो कई बार क्या कहा अब्दम का जमाना का सॉन्ग गाना सुन रहा है, तो अब्दम का जमाना मतलब मेरा पता ही ना कब को कितने कौन सा टाइम का रहा है, कौन सा अब्दम का जमाना गाना सुना। मतलब पूर्व पाषाण काल वो है जिसमें आदमी शिकार करके रोटी पेट पूजा किया करता, शिकार करते एक दूसरे को मारा करता, समझ गो होगा, ठीक है। अब सुनो मेन ये जो हेडिंग कर रहे हैं ना यहाँ से बनते, देख सुन मेरी बात भाई, मैं एक किताब है ना, किताब तो नहीं, देखो सुन, ये है आज ये वीडियो बनाने से पहले मैं खुद ये पढ़े हैं मैंने 2-3 पेज। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब ये मैं कल पढ़ूंगा, क्योंकि कल मैं ये पढ़ाऊंगा ना, तब एक बार खुद पढ़ूंगा फिर आपको पढ़ाऊंगा भाई, खुद ना जब मैं आऊँ जब तो दूसरा ज्ञान दूंगा। तो ये कहीं पर नहीं है, देखो ये सिर्फ इतने में 3 पेज पढ़े हैं किस किताब के, तो तीनों की मैं मेन एंडिंग करती, तो आगे आगे ऐसे करते जाऊँ। देख कुल मिला के कहाँ गए, और मैं भी क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ। देख भाई आग का आविष्कार, अब आई से भाई मेन टॉपिक, आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में। पूर्व एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है नव भाई हड़का मत लियो, ठीक है। आग का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन से काल में हुआ था, पूरा मतलब कुल मिला कहने का मतलब है सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था या पहिए का हुआ था, तो सबसे पहले आविष्कार हुआ था आग का। इन दोनों में पहले आग का, उसके कुछ समय बाद हुआ था पहिए का आविष्कार। तो आग का पहले हुआ था तो मतलब पूरा मतलब पुराना, मतलब ये पुराना है, पहिए का अब हुआ नया, मतलब ताजा हुआ है, थोड़ा साल ही पहले हुए थे, 20-30 हजार साल पहले हुआ है होगा पहिए का। कुल अरे समझ गए होगा यार, क्यों मैं सिर में दर्द करूँ था। कुल मिला मतलब ये है कि जो आग का आविष्कार है ना वो कौन से, वो तो सबसे पहले आग का हुआ था मतलब पूरा पाषाण काल में, और पहिए का बाद में मतलब नव पाषाण काल में हुआ, ठीक है हो जाएगा, हाँ हल्का मत लियो है लाइन ने। अब अगर मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में, तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, कुत्ता पालतू, अब कहा ना वफादार कुत्ता, तो सबसे पहले किस मतलब जानवर को बना, ऑप्शन आएगा कुत्ता, बकरी, भेड़, एक आधा और आ जाएगा बंदर आ जाएगा। आधी दुनिया क्या करेगी, बंदर करेगी आधी दुनिया, तेरी शोगन क्यों करेगी, ये करेगी, ये सोचेगी आदमी मेरा तेरा जन्म कहाँ से, बंदर से हुआ है ना अपना जन्म, तो वो सोचेगी बस बंदर ही आएगा, नहीं बनना ना। पालतू किसको बनाते, कुत्ते को बनाते हैं ना, डोगी ना नाम तो से गोरू, हाँ गोरू ही नाम शायद, पता होना जो भी है, एक से पहाड़ों से कुत्ता वो नाम से शायद, ध्यान तो इतना देंगे न इतना मेर का नहीं टेम छोड़। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण में तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को, तो मनुष्य स्थायी निवास मतलब घर बनाने वगैरह जो भी सिस्टम है झोपड़ी वगैरह वो सब नव पाषाण काल में, पहले तो ऐसे जंगलों में रहते थे नोई, ठीक है बिना घर के। तो आग का पूरा पाषाण है, पहिए का नव पाषाण, ठीक है। मनुष्य ये भाई साहब बन गया, ये क्वेश्चन खुद मैंने देखा है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। किस धातु का, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का, आपने भी खूब देखा होगा, मैंने भाई खूब देखे यार ये क्वेश्चन। ऑप्शन आएगा तांबा, लोहा, स्टील और एक और कुछ भी हो जाए। तो लोहा मत करना, आधी दुनिया लोहा करेगी, तुम करना तांबा, कॉपर। इंग्लिश में, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, वही गाना, वो गाना है ना, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में सू मैं रही हुई, मेरे क्यों कर नखरे ठावेगा, 10 दिन भीतर मजनू तेरे, जो भी है मैं बोल बालो। तो क्या कह रहे, कहा गया भाई, मैं यार मजा खूब दूँ।
तो सुन, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, मतलब सबसे पहले किसका किया भाई, चार ऑप्शन आएंगे सीधी बात। तो सबसे पहले क्या, कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा, तांबा, लोहा मत करना, रट लियो, याद कर लियो, देख थराक के दिखा रहा हूं, हम फिर भी करोगा लोहा करना। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का किया। और औजार में कुल्हाड़ी, कुहाड़ी जो हम बोलते कुल्हाड़ी बनाई, ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में जब पहिए का हुआ ना, तभी कृषि का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले आग का, पुराना पाषाण, फिर पहिए का, और जो पहिए का हुआ ना तभी कृषि हम जो समझ गए होंगे, ठीक है। कृषि का प्रथम, हाँ यहाँ पर कृषि नवपाषाण। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान को जगह का नाम है, फिलहाल ये शायद पाकिस्तान में, शायद, पक्का नहीं पता, हिंदुस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में है शायद, मुझे पक्का नहीं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। जो कृषि भाई खाने के लिए दाने चाहिए भाई, ये शिकार करने से बात नहीं बनेगी। शिकार कहा गया, पता नहीं कहा हुआ, हाँ शिकार से बात नहीं बनेगी भाई, खाने के लिए दाने चाहिए। तो कृषि के लिए सबसे पहले हमने क्या बोए थे, हमने बोए थे गेहूं और जौ, वो अलग बात है, हमारे हुए नहीं। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। भाई हमने बोए तो क्या थे, गेहूं और जौ बो दी, लेकिन वो अलग बात हुई नहीं, हमने ठीक से खेती नहीं की। हुई क्या थी, सबसे पहले हमने चावल उगाए थे, मतलब उगाए तो वो थे लेकिन कंप्लीट चावल हुए थे, ठीक है, खाए चावल थे, ठीक है। अगर कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ अभी पढ़ा है ना वो जूनागढ़ था भाई। तो मेहर कहाँ गया, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल कोल्डी हवा का संबंध किस फसल से, कोई जगह का नाम है तो कोल्डी हवा, पता नहीं जगह का नाम है, जो भी है। तो गोल्डी बराड, हाँ कनाडा में, समझ गा होगा, समझ गा लड़का, समझ गा सारा गैंगस्टर, ठीक है। तो कोल्डी हवा का संबंध किससे है, ये है भाई चावल से है, ठीक है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति जिन्होंने 1863 में भारत का पुराकालीन औजारों की खोज की। भाई कर लो, याद होगा ऐसा तो। भारत के जो पुरापासकालीन औजार थे ना भाई, हम क्या क्या यूज करते थे औजार में, इन सब की खोज 1863 में की थी। 1857 में जो क्रांति हुई थी रानी लक्ष्मीबाई वाली, तो 6 साल बाद 1863 में किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, रॉबर्ट था कोई, अरे समझ गया भाई, याद करने की तरह, उसने की थी कि भाई जो भारत के पुराकालीन औजारों की खोज किसने की थी, 1863 में की थी। किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। अच्छा जी, अब कह रहे भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विद्या क्षेत्र में लघु पाषाण खोज निकाली। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। पता होने के मतलब भाई, भारत में नवपाषाण काल सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से लगभग हुआ, ये कह रहे नहीं, ठीक है छोड़। अब कह रहे हैं भाई, ठीक है भाई, ये 4 नंबर ही पेज है, ठीक है, ल्यूसेंट का देख 4 नंबर पेज है। एक मिनट वैसे दिखा दो भाई, ये है ल्यूसेंट, मैंने ये सब पढ़ा दिया है। अब मैं ये यहाँ से पढ़ाऊंगा ऐसे, ठीक है, कोशिश करूंगा पूरी करूँ, यहाँ तक देखूंगा कहाँ तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो बात का। तो अब पढ़ेंगे, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। भाई साहब, सिंधु घाटी सभ्यता आ गई। क्या आ गया कि मोहनजोदड़ो, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक फिल्म का भी नाम है, किसकी है, यह है ऋतिक रोशन की। तो कह रहे भारत का जो सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, मृतकों का टिल्ला। मैं से मोहनजोदड़ो और मैं से मृतकों का टिल्ला, कुछ खास तो है नहीं, बस खास है, सब कुछ खास है भाई, मतलब कहने का मतलब है मैं से मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ कैसे, मैं से मृतकों का टिल्ला, ये अर्थ, कोई दिक्कत, ठीक।
असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कपी है। अब हम पूछोगे भाई मानवाब कपी क्या होता है, भाई मैंने खुद नहीं ना पता क्या बताऊं, बस रट लियो कि जो भारत का एकमात्र मानवाब कपी कहां पर है, वहां पर दूर दूर कहां पर, असम में उस साइड है। क्या नाम है श्वेत भ्रू गिब्बन। मैं तो याद कर लियो, भारत का एकमात्र मानवा क्या नाम है, मानवाब कपी, वहां पर असम में है, असम में क्या नाम, कपी श्वेत भ्रू गिब्बन। ठीक है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिल रहा है। ठीक है। भीमबेटका गुफा, भाई साहब खूब नाम सुने को, बढ़िया। हाँ खूब, कहां पर है, के सिस्टम, चलो सुनो। पुरासाणिक आवासीय पुरास्थल है यह। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलासरों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुराषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। सुनो मेरी बात, भीमबेटका गुफा कहां पर, ये है भाई मध्य प्रदेश। ठीक है, सुनो मेरी बात, के सिस्टम है, सिस्टम यो है, मतलब क्यों चर्चा में क्यों पढ़ा इनके बारे में, इन गुफाओं के बारे में कुछ है इतिहास के बारे में, भाई इन ये हुआ था यहाँ पर उपमहाद्वीप में, ये हुआ था फलाना है, बस उससे खास कुछ नहीं है, मतलब बस उनके बारे में भाई इतनी साल पहले ये होता था, ये सब है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, जिले के मार गोली, तू नू पूछ कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका गुफा। खजुराहो के मंदिर, हाँ खजुराहो, हाँ पढ़े हो तो ना, महादेव मंदिर क्या नाम है, लक्ष्मण, वो सब खजुराहो, वो भी मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका गुफा कहां पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर द्वारा की गई। भाई एक नंबर का क्वेश्चन। जो भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश में है, उनकी खोज किसने की, कब की, तो भाई साहब उनकी खोज की थी किसने, 1957-58, मतलब 1857 लड़ाई है उसके सही 100 साल बाद 1957-58 किसने की थी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने की थी। वाणकर, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने की थी। कोई दिक्कत नहीं है, बस चले। अगर भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भाई साहब बन गो क्वेश्चन एक नंबर को। भीमबेटका गुफा को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया, 2003, मेरा जन्म हुआ था 2001 में, उसके सही 2 साल बाद। मैं तो नू याद कर लियो भाई, हम देख थारो जन्म भी उसका आसपास है 2000 का, तो कर लिया। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई जो भीमबेटका गुफा है भैया कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनका बस, हाँ कह रहे बस, हाँ इनकी खोज कब की थी, किसने की थी भाई, 1957-58, मतलब 1857 लड़ाई उसकी सही 100 साल बाद 1957-58 में खोज की। ठीक है, किसने की, श्रीधर वाणकर, ऐसा ही नाम था, क्या नाम था, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर। अरे पूरा नाम याद मत करो, या तो यो कर लो याद, या यो कर लो, या यो कर लो, बहुत इतना ही बहुत से। तो विष्णु श्रीधर वाणकर ऐसा नाम था। ठीक है, अब कह रहा है क्या, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, बोल प्रश्न आण जोग है नहीं, कब शामिल किया गया भीमबेटका गुफाओं को, तो इनको किया गया भाई 2003 में, जुलाई का मार्क होनी स्पेस 2003 याद। अब कह रहे हैं भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजातीय विविधीकरण, पता हो ना क्या मतलब, जो भी है रिजले। ठीक है भाई, सुनो मेरी बात, टाइम कितना होगा, 56-57 मिनट हो गई यार। देख मैं इसके भी, अब तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता देखो, ये किताब है, तो मैंने ये पढ़ा दिया पूरा एकदम, और ये बता दिया। अब हम यहाँ पर आ गए सिंधु सभ्यता पे, टोटली ये सारे कवर कर देंगे धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। देख इसी बहाने भाई मेरा रिवीजन हो रहा है। तो मैं आज यह भी पढ़ी थी सिंधु सभ्यता, मैं सोचो कि ये यहाँ तक पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी 1 घंटा हो गया होगा। ठीक है, कल पढ़ा देंगे। ठीक है, कल ये पढ़ाएंगे, और कोशिश करूँगा ये भी वैदिक समाज, मतलब यहाँ तक पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वैदिक सभ्यता, क्या नाम इसका, वैदिक सभ्यता। तो भाई 1 मिनट, तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। देखो मैं मेरी ज़िंदगी में कभी या क्या कहा करी ल्यूसेंट जी के कभी ना पढ़ी, लेकिन ऐसी ही बात है भाई। देख
मेरे बहुत फायदा है यार, उसके फायदे यार मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ और इसी बहाने मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं खुद भी याद कर रहा हूँ। और देख भाई थारे भी मेरी उम्मीद करूँ हूँ थारे भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो वह तरह बता दो, वैसे बता दो, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है। और बाकी पूरी कवर कर दूंगा। और हर संडे को मैं क्लास ना लूँ, बाकी 6 दिन क्लास रोज वीडियो आएंगी 1-1 घंटे की। संडे को क्या करूँगा, जितने पूरे सप्ताह में पढ़ाऊंगा ना वो सारे क्वेश्चन बनाऊंगा भाई। बहुत एडिटिंग में बहुत टाइम लगा भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्वेश्चन बना के अपलोड करूंगा। बाकी भाई वीडियो अच्छी लग गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।